अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन शुगर्स। इससे पहले भी हमने मोनोसेकेराइड्स में हमने आइसोमेरिज्म किया था कि कौन से आइसोमर्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें जो कि है एकदम एपीमर्स था, एनोमर्स था, इनेंशियोमर्स थे, ठीक है। तो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है या जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और अगर हम उसके साथ ये भी इंक्लूड कर देते तो फिर टॉपिक बहुत लेंथी हो जाता। इसलिए मैंने ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है जो मोनोसेकेराइड्स में होते हैं या शुगर्स में होता है, इसको मैंने अलहदा टॉपिक रखा। आज हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड शुगर्स, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। आर अगर हम इस टॉपिक को दूसरा हेडिंग दे दें तो इसको इस तरह भी हेडिंग दे सकते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड शुगर्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड शुगर्स या ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड शुगरिज्म, कि शुगर या मोनोसेकेराइड में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है तो किस तरह होती है, या जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है तो कौन से आइसोमर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग इस पर अच्छी तरह समझ जाएं, तो इस आप लोग की आसानी के लिए मैं इस टॉपिक को जो कि है टू पार्ट्स में मैं इसको क्लासिफाइड करता हूँ या डिवाइड करता हूँ। एक जो कि है हमारे साथ है एक ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, मतलब यानी जिस तरह हम पढ़ते हैं कि शुगर में ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है सो व्हाट इज़ मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, पहले हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट का पता हो तो आप लोगों को जो कि है ये टॉपिक फिर आसानी से जो कि है समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता नहीं हो तो फिर आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है। फिर जो कि है हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर जो कि है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मोनोसेकेराइड या शुगर। जब हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता चल जाए फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मोनोसेकेराइड या शुगर। इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, ताकि हमें पहले जो कि है ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता चल जाए और फिर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मोनोसेकेराइड में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज़ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि लाइट जो कि हैं, लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। आप लोगों ने पढ़े हैं कि लाइट जो कि है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। किस तरह? क्योंकि लाइट जो कि हैं इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड, भी इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी लाइट है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए लाइट कहते हैं हम, आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि लाइट जो कि है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, यानी इसका अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। लाइट जो कि हैं, और ये ट्रांसवर्स वेव्स में जो कि हैं ये मूवमेंट करता है लाइट ट्रांसवर्स वेव्स में, और ये वाइब्रेट होता है या आइसोलेट्स होता है एक ख़ास प्लेन में, और बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट या ऑसिलेट्स होता है, तो उस डायरेक्शन को ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। लाइट क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और ये वाइब्रेट या आइसोलेट होता है एक ख़ास प्लेन में, जो बिल्कुल इसका जो प्रोपगेशन डायरेक्शन होता है उसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली ये वाइब्रेट या ऑसिलेट्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, यहाँ पर मैंने ब्लैक मार्कर से एक लाइन ड्रा किया है, आपको नज़र आ रहा है। ये लाइन जो कि है असल में डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में लाइट जो कि है ये प्रोपगेट हो रहा है, ऑसिलेट्स हो रहा है, ठीक है ना। यानी जिस डायरेक्शन में ये लाइट प्रोपगेट हो रहा है, ये लाइन मैंने ब्लैक
मार्कर से ड्रा किया है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पर आपको रेड जो लाइन है ये नज़र आएगा, ये रेड लाइन जो कि है ये रेड लाइन आपको नज़र आएगा। और एक आपको जो कि है ब्लू लाइन नज़र आएगा, जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रा किया है, ठीक है। ये ब्लू लाइन है। असल में लाइट जो कि है ये इसी तरह वेव्स फॉर्म में जो कि है ये मूवमेंट करता है या प्रोपगेट होता है वेव्स की शक्ल में। जिस तरह ये वेव्स है, इसी तरह ये जो कि है वेवलेंथ क्या होता है कि इन दो जो अ, वो होता है उसके दरमियान जो कि है जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। इसको कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। सो अभी वेवलेंथ पर जो कि है या लाइट पर जो कि हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। सिर्फ हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिहाज से कि एक कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरह होती है, इस लिहाज से हम रिलेटेड जो कि हम इसको पढ़ेंगे। मतलब ये है कि ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो मैंने लाइंस ड्रा की है कि बिल्कुल यानी जो लाइन प्रोपगेशन लाइन है, जिस लाइन में या जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट हो रहा है, जो ब्लैक दरमियान में जो ब्रेक्स ब्लैक मार्कर से मैंने जो कि है ड्रा किया है। सो रेड जो कि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हैं यहाँ पर प्रोपगेट हो रही, बिल्कुल इस लाइन को परपेंडिकुलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि है ये प्रोपगेट हो रहे, ये आप देख सकते हो बिल्कुल लाइन के परपेंडिकुलर है। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें, ब्लू लाइन जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी इस लाइन को जो प्रोपगेशन लाइन है इसको बिल्कुल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड जो कि है ये राइज होता है। ये देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन लाइन को, इस तरह इसमें भी इसमें भी। सो यानी यहाँ पर एक ब्लैक डायरेक्शन हमें देता है, लाइट की डायरेक्शन हमें देता है। और रेड जो कि है बिल्कुल इसको जो कि परपेंडिकुलर यानी प्रोपगेशन लाइन को बिल्कुल परपेंडिकुलर ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपगेशन लाइन की बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब ये है कि लाइट जो कि है लाइट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये वाइब्रेट या ऑसिलेट्स होते हैं एक ख़ास प्लेन में, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में ये लाइट प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है। सो अब क्या होता है इसमें, if light is passes through a certain media, फॉर एग्जांपल पोलराइड मीडिया, अगर लाइट जो कि है ये एक ख़ास मीडिया से, if light is passes through a certain media फॉर एग्जांपल पोलराइड मीडिया, अगर लाइट जो कि है ये एक ख़ास मीडिया से पास हो जाता है, जब फॉर एग्जांपल कौन से मीडिया से, फॉर एग्जांपल पोलराइड मीडिया से, तो क्या होता है देन द लाइट विल प्रोपगेट्स एंड ओनली वन प्लेन। अगर हम लाइट को एक ख़ास मीडिया से इसको पास होने दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया है पोलराइड मीडिया से, फिर क्या होगा इस मीडिया से या इस मीडियम से पास होने के बाद लाइट जो कि है ये एक प्लेन में प्रोपगेट हो जाएगा, एक ही प्लेन में। एंड सच अ लाइट इज़ कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। और फिर इस तरह की लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, इसको कहते हैं। यानी पहले लाइट जो कि है ये मल्टीपल प्लेन्स में जो कि है ये प्रोपगेट होता है या फैलता है, लेकिन जब हम इसको एक ख़ास मीडिया से पास होने देते हैं तो फिर ये एक ख़ास प्लेन में जो कि है ये पास होगा, जिस और इस लाइन को फिर कहते हैं, इस लाइट को फिर कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, इसको कहते हैं। When such plane polarized light is passed through a solution of a substance, और फिर यही प्लेन पोलराइज लाइट जो कि हैं, जो एक प्लेन में, जो सिर्फ एक प्लेन में अब ये प्रोपेगेट होता है। अब ये लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट जो कि हैं जब हम इसको किसी सोल्यूशन, किसी सब्सटेंस की सोल्यूशन से इसको पास होने थे, when such plane polarized light is passed through a solution of a substance, एक सब्सटेंस की सोल्यूशन से जब हम इसको पास करते हैं, देन इट विल रोटेट द लाइट, तो फिर इसी वजह से लाइट रोटेट हो जाएगा।
यानी जब ये प्लेन पोलराइज लाइट जो कि हैं हम किसी सब्सटेंस के सोल्यूशन से इसको पास होने देते हैं, तो इस वजह से इस सब्सटेंस या सोल्यूशन की पासिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये प्लेन पोलराइज लाइट जो कि है ये रोटेट हो जाएगा। किस तरह रोटेट हो जाएगा? या राइट डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा या लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी ये जो सब्सटेंस का सॉल्यूशन है ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को जो कि हैं ये रोटेट करेगा या राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर राइट डायरेक्शन में इसको रोटेट करता है तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लाइट जो कि है ये राइट डायरेक्शन में रोटेट होता है, सो दिस इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसको हम डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से या प्लस साइन से। दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से भी या प्लस से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर इस सब्सटेंस के सोल्यूशन से पास होने के बाद ये जो प्लेन पोलराइज लाइट था, अगर ये लेफ़्ट की तरफ रोटेट हो गया, लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट हो गया, सो इसको फिर कहते हैं ल्यू रोटेटरी इसको कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से या माइनस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद रखिए कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ल्यू रोटेटरी को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उस ओ वाला जो डी और एल था उससे डिफरेंट था। जो हमने एनेंशियो में पढ़ा था कि डी शुगर्स एंड एल शुगर्स, जो हमने एनेंशियोमर्स में पढ़ा था कि हमारे साथ शुगर दो किस्म के आइसोमर्स हैं। एक को कहते हैं डी शुगर्स और दूसरा हमारे साथ है एल शुगर्स। जो एसिमेट्रिक कार्बन पर जो OH ग्रुप था उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से ये दो टाइप्स थे, दो इनोमर्स थे या दो आइसोमर्स थे, डी एंड एल शुगर। ओ डी और एल जो कि ये इससे डिफरेंट है, ठीक है ना। ये स्मॉल डी से और वो हम कैपिटल डी से लिखते हैं। और इसी वजह से अभी चूंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाता और लोग जो कि है कंफ्यूज हो जाते थे इस डी में और इस डी में। तो इस वजह से अभी जो कि है इसको ज़्यादा तौर पर जो कि प्लस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डी से बहुत कम रिप्रेजेंट होता है या इसको हम डी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसको मतलब आजकल जो कि हम इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह ल्यू रोटेटरी जो कि ये माइनस साइन से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं इसको प्लस से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से, और ल्यू रोटेटरी को जो कि है ये जो माइनस साइन है इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, नाउ क्वेश्चन इज हाउ दिस अबाउ रोटेशन ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड अ मेजर टर्म, कि किस तरह ये जो लाइट की जो रोटेशन है, जो लाइट रोटेट होता है जब हम इसको किसी सब्सटेंस की सोल्यूशन से जब हम इसको पास करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को, ये प्लेन पोलराइज लाइट किस तरह प्रोड्यूस होता है। और जब हम इसको किसी सब्सटेंस की सोल्यूशन से जब हम इसको पास करते हैं तो ये रोटेट किस तरह होता है। इसको हम मतलब हमें किस तरह पता चलता है कि ये रोटेट हो गया या राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ। ये सारी चीज़ें, ये जितना फिनोमेना हमने पढ़ा, तो ये फिनोमेना हमें मतलब किस तरह हमें मालूम होता है या हम इसको किस तरह मेजर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। एन इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर दिस पर्पस या फॉर द डिटर्मिनेशन या द फॉर द मेजरमेंट ऑफ लाइट रोटेशन। और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पोलरीमेट्री, इसको कहते हैं पोलरीमीटर इसको कहते हैं, या इसको पोलरिस्कोप भी कहते हैं। दोनों नाम से इसके, पोलरीमीटर भी इसको कहते हैं या पोलरिस्कोप भी इसको कहते हैं। यानी इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से हम लाइट की जो रोटेशन है वो हम डिटरमाइन करते हैं और इसको जो कि मेजरमेंट हम करते हैं। सो आज अभी हम पढ़ते हैं पोलरीमीटर हम पढ़ेंगे या पोलिस्कोप पढ़ेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस तरह ये काम करता है, किस तरह ये हमें लाइट की जो कि है इसकी मेजरमेंट हमें देता है। सो आते हैं पोलरीमीटर की तरफ या पोलरिस्कोप की तरफ हम आते हैं। पोलरीमीटर जो कि है इसको पोलरिस्कोप भी कहते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पोलरीमीटर। यानी हम प्रिंसिपल्स ऑफ पोलरीमीटर पढ़ेंगे कि पोलरीमीटर जो कि ये किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। सो पोलरीमीटर या पोलरिस्कोप की तरफ हम आते हैं कि ये किस तरह काम करता है।
इसमें कुछ पार्ट्स यूज़ होते हैं, इसके कुछ ख़ास पार्ट्स है और हर पार्ट्स में जो कि है उसका अपना एक फ़ंक्शन होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले जो कि है अंदर लगा होता है एक लाइट सोर्स लगा होता है। इस लाइट सोर्स का क्या काम होता है? इस लाइट सोर्स का ये काम होता है कि ये लाइट्स एमिट करता है, लाइट्स जो कि है ये ख़ारिज करता है, लाइट्स एमिट करता है। फिर ये लाइट जो कि है रेडिएशन जो कि है ये आकर यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट सेकंड नंबर पर यानी नंबर 2 हमने यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा होता है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो इस लाइट को एक ख़ास बीम में कन्वर्ट करता है, यानी फिर इससे जो कि है एक बीम ऑफ लाइट जो कि है पास हो जाता है। और फिर ये बीम ऑफ लाइट जो कि है ये आकर यहाँ पर एक लेंस पड़ा होता है, नंबर थर्ड जो कि है यहाँ पर लेंस होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है लेंस। इस लेंस पर ये लाइट पड़ जाती है और इस लेंस से पास होने के बाद फिर क्या होता है कि नंबर 4 जो कि है यहाँ पर हमने एक प्रिज्म रखा होता है। नंबर 4 एक निकल प्रिज्म होता है, निकल प्रिज्म। और ये निकल प्रिज्म जो कि यहाँ पर पोलराइज़र के तौर पर काम करता है, यानी ये जो लाइट आ रही है लेंस के बाद जो लाइट आ जाती है और ये जो निकल प्रिज्म पर ये पड़ती है, तो निकल प्रिज्म जो कि है ये क्या करता है, इस लाइट की पोलराइज करता है, प्लेन पोलराइज लाइट इससे फिर प्रोड्यूस होता है। यानी जब लाइट इस निकल प्रिज्म से पास हो जाता है, इस दौरान जो कि है ये लाइट जो कि ये पोलराइज्ड हो जाता है। नंबर 5 फिर क्या होता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अब ये जो लाइट है, नाउ दिस लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट जो कि है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि है ये एक ट्यूब से पास होता है। इस ट्यूब का एक ख़ास लेंथ होता है और इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, इस ट्यूब के अंदर उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है जिससे हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो कि है इससे पास करते हैं, यानी जिससे हम इस लाइट को जो कि पास करते हैं ताकि हम ये रोटेट हो जाए इससे पास होने के बाद, और रोटेशन जो कि है वो हम इसका मेजरमेंट करें फिर। इस ट्यूब में वो सब्सटेंस का सॉल्यूशन पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मानोसेक्राइड लेते हैं या शुगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज चेक करते हैं कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, तो हम इस ट्यूब में ग्लूकोज का सॉल्यूशन हम डालेंगे, तो इसमें वो सब्सटेंस जिसकी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं वो सॉल्यूशन इस ट्यूब में पड़ा होता है। लेकिन एक बात है कि इस ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस होता है उसका कंसंट्रेशन भी हमें पहले ही से नॉन हो मालूम हो, और इस ट्यूब का जो लेंथ है ये भी हमें नॉन होगा मालूम होगा पहले ही से। फिर क्या होता है जब इस ट्यूब से लाइट पास हो जाता है, नंबर 6 जो कि फिर क्या होता है, फिर एक दूसरा निकल प्रिज्म जो कि है यहाँ पर पड़ा होता है 6 नंबर, दूसरा सेकंड निकल प्रिज्म जो कि पड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर पहले जो कि है पहले वाले में जो कि है जो प्रिज्म था वो पोलराइज़र के तौर पर काम करता, लेकिन अब ये जो दूसरा सेकंड निकल प्रिज्म है ये एनालाइज़र के तौर पर काम करता है। एनालाइज़र का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो लाइट इस सब्सटेंस से प्रोड्यूस हो लाइट जो प्रोड्यूस हो गया और ये लाइट आकर इस सेकंड निकल प्रिज्म पर पड़ गया, तो ये इसको एनालाइज करेगा। मतलब ये कि ये सेकंड प्रिज्म जो कि है ये रोटेट हो जाएगा, और रोटेट किस तरह हो जाएगा, ये इसकी रोटेशन जो कि है असल में ये लाइट की रोटेशन है, यानी ये या तो राइट की तरफ रोटेट हो जाएगा या लेफ़्ट की तरफ रोटेट हो जाएगा। और इस तरह 7 नंबर पर ये ह्यूमन आई है, यानी ये हम बाहर से इसको देखते हैं, ठीक है ना। दरमियान में यहाँ पर भी एक लेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक लेंस होता है और लाइट जो कि इस लेंस पर पड़ती है, और फिर हम जो कि यहाँ से इसको डिटेक्ट करते हैं कि लाइट जो कि है या ये जो निकल प्रिज्म है ये कितना जो कि है ये रोटेट हो गया, और इस इसे जो कि हमें लाइट की रोटेशन की पता चल जाती है कि ये राइट की तरफ रोटेट होता है या लेफ़्ट की तरफ, और कितनी डिग्री जो रोटेशन होता है वो हम डिग्री में मेजर करते हैं कि कितनी डिग्री, मतलब 45 डिग्री 60 डिग्री, कितनी डिग्री में ये जो कि है रोटेट होता है, ठीक है। तो वो डिग्री ऑफ रोटेशन जो कि है हमें पता चल जाता है। ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती है जिससे जो कि है हमें जो पूरा हमें लाइट की जो रोटेशन होती है वो हमें मेजरमेंट जो कि है उसमें हेल्प देता है। अगेन आई रिपीट, किस तरह होता है पोलरीमीटर या पोलरिस्कोप में क्या होता है कि सबसे पहले लाइट सोर्स होता है,
इससे लाइट इमिट हो जाता है और ये एक ख़ास बीम ऑफ लाइट जो कि है ये फिर पास हो जाता है, लेंस पर पड़ती है। इस लेंस से जो कि है निकल प्रिज्म पर पड़ती है लाइट। इस निकल प्रिज्म से क्या होता है कि लाइट जो कि है वो पोलराइज्ड हो जाता है, पोलराइज्ड। फिर ये लाइट आगे जाकर एक ट्यूब से पास होता है। इस ट्यूब में हमने उस सब्सटेंस का सलूशन तैयार किया होता है और इस ट्यूब में मौजूद होता है। जब इससे लाइट पास हो जाता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इस सब्सटेंस से पास हो जाता है, तो ये लाइट जो कि हैं ये रोटेट हो जाएगा राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ, जिसकी वजह से दूसरा प्रिज्म जो कि हैं ये रोटेट हो जाएगा। ये यहाँ पर निकल प्रिज्म पोलराइज़र के तौर पर काम करता है। यहाँ पर एनालाइज़र यानी जो डिटरमाइन करता है कि लाइट जो कि हैं ये कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो गया। और इसके बाद ये जो कि है ये ह्यूमन आई है, जहाँ से हम देखते हैं लाइट की रोटेशन को देखते हैं और कितने डिग्री से रोटेट हो गया ये हमें पता चल जाता है। अब याद रखें कि यहाँ पर जो कि हैं स्टेज 1 से स्टेज 4 तक, यानी जब तक ये लाइट जो कि है निकल प्रिज्म तक, यानी स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 तक जो लाइट था ये ऑर्डिनरी लाइट था। यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह के शेप से, क्योंकि ये ऑल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी, 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 यानी हर तरफ जो कि है ये लाइट जो कि है ये प्रोपेगेट होता। तो ये ऑर्डिनरी लाइट था, यानी इस दौरान लाइट जो कि है ये ऑर्डिनरी लाइट था जो ऑसिलेट हो रहा था या वाइब्रेट हो रहा था इन ऑल प्लेन्स, यानी तमाम प्लेन में हर तरफ जो कि है ये ऑसिलेट हो जाता था। लेकिन इसके बाद जो कि हैं यानी स्टेप 4 से स्टेप नंबर 5 तक जो कि हैं या 6 तक जो होते हैं, 4 से 6 तक, यानी जब इससे निकल प्रिज्म से ये लाइट पास हो जाता है और फिर जब ये ट्यूब से पास होता है यानी सब्सटेंस की सोल्यूशन से पास होता है और सेकंड निकल प्रिज्म पर ये पड़ती है, तो इस दौरान जो कि लाइट जो कि है ये प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता है। यानी 4 के बाद ये लाइट जो कि है ये प्लेन पोलराइज लाइट बन जाता है और ये फिर सिर्फ वन प्लेन में ऑसिलेट हो जाएगा, यानी प्लेन पोलराइज लाइट ऑसिलेट्स इन वन प्लेन ओनली। और फिर इसके बाद जो कि हैं जब ये निकल प्रिज्म पर पड़ता है तो ये लाइट जो कि है अब ये एक ख़ास डायरेक्शन में ये रोटेट हो जाएगा। अगर ये जो कि हैं लेफ़्ट की तरफ रोटेट होता है, लेफ़्ट की तरफ, सो इसको कहते हैं ल्यू रोटेशन, इसको कहते हैं यानी एंटी क्लॉक वाइज, यानी लेफ़्ट की तरफ अगर ये रोटेट होता है लाइट तो ये ल्यू रोटेशन हो गया। ल्यू रोटेटरी इसको कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। अगर ये क्लॉक वाइज या अगर ये राइट की तरफ जो कि हैं रोटेट होता है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेशन कहते हैं और ये क्लॉक वाइज रोटेशन करेगा मतलब। तो ये एक ख़ास यानी या राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ ये रोटेशन करेगा। और ये रोटेशन जो कि है ये फिर हम देख सकते हैं बाहर से कि ये लाइट किस तरफ रोटेट हो गया और कितनी डिग्री से ये रोटेट हो गया। तो वो रोटेशन जो कि है हम डिग्री में मेजरमेंट करते हैं और हमें पता चल जाता है। अब इस डायग्राम से रिलेटेड जो कि है यहाँ पर हम इसको थियोरेटिकली भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। सो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या मतलब है। इस पर हमने सबसे पहले जो कि लाइट पढ़ा कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। और फिर इसको प्लेन पोलराइज लाइट की हमने बात की कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है जो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट होता है। और फिर हमने बात की कि जब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी सब्सटेंस से पास होने देते हैं तो फिर ये एक ख़ास डायरेक्शन में रोटेट होता है लाइट, या राइट की डायरेक्शन में या लेफ़्ट की डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में अगर होता है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, अगर लेफ़्ट डायरेक्शन में ये रोटेट होता है तो इसको ल्यू रोटेटरी कहते हैं। फिर हमने ये कहा कि ये जो मेजरमेंट है या जो डिटर्मिनेशन है इस लाइट की जो रोटेशन होती है ये हम किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसकी मेजरमेंट
या डिटर्मिनेशन करें, तो इसके लिए हमने कहा कि इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको पोलरीमीटर कहते हैं या पोलरिस्कोप कहते हैं। और हमने इसका डायग्राम जो कि यहाँ पर इसका प्रिंसिपल पढ़ा कि कौन से प्रिंसिपल पर जो कि है के बेस पर ये काम करता है। तो ये पूरा प्रिंसिपल जो कि यहाँ पर मैंने पेज पर ड्रा किया है और आप लोगों को समझाया भी। लेकिन अब हम थ्योरी पढ़ते हैं इस पोलरीमीटर पर। थ्योरी सबसे पहले क्या होता है, लाइट सोर्स यूज़ होता है। ये लाइट सोर्स था पहला नंबर पर। एक नंबर क्या था, लाइट सोर्स था। सो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लाइट सोर्स, अ बीम ऑफ लाइट ऑफ आ नॉन वेवलेंथ इज पास्ड थ्रू अ निकल प्रिज्म। यानी एक बीम ऑफ लाइट होता है जिसका वेवलेंथ हमें ऑलरेडी नॉन होता है। याद रखिए कि इस लाइट का जो वेवलेंथ होगा ये ऑलरेडी हमें नॉन होगा, मालूम होगा। और ये फिर इस निकल प्रिज्म से पास होने हम देते हैं। यानी ये लाइट सोर्स था एक नंबर, इससे लाइट जो कि एमिट हो गया और ये लाइट आकर इस निकल प्रिज्म से पास होगा। अच्छा, मोस्टली मोस्टली सोडियम डी लाइट इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ज़्यादा तौर पर जो कि कौन सा लाइट यूज़ होता है, मोस्टली जो कि है सोडियम डी लाइट इसको कहते हैं। सोडियम डी लाइट इसको कहते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है इस मकसद के लिए। यानी जो लाइट यूज़ होता है उसको कहते हैं सोडियम लाइट या सोडियम डी लाइट इसको कहते हैं, इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बट आल्सो मर्करी लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोडियम लाइट। यानी दो किस्म के लाइट यूज़ होते हैं। मोस्टली जो लाइट यूज़ होता है यहाँ पर पोलरीमीटर में दो किस्म की लाइट यूज़ होता है, या सोडियम डी लाइट यूज़ होता है या मरकरी लाइट यूज़ होता है। अब वेवलेंथ जो कि है, अगर हम ये यूज़ करते हैं या ये यूज़ करते हैं, तो इनमें से कोई भी अगर हम लाइट सोर्स यूज़ करते हैं तो इनका जो वेवलेंथ होगा ये पहले ही से नॉन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम लाइट यूज़ करते हैं तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, 589 नैनोमीटर होता है। जो कि मरकरी लाइट अगर यूज़ करते हैं तो मरकरी लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, 546.1 नैनोमीटर होता है। तो ये पहला लाइट सोर्स था जिसके बारे में हमने जिक्र किया कि एक बीम ऑफ लाइट होता है जिसको पास होने देते हैं निकल प्रिज्म से। और मोस्टली कौन सा लाइट सोर्स यूज़ होता है, सोडियम लाइट यूज़ होता है या मरकरी लाइट भी यूज़ होता है। लेकिन जो भी लाइट हम यूज़ करते हैं इसका वेवलेंथ पहले ही से नॉन होगा। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम लाइट यूज़ करते हैं तो इसका वेवलेंथ क्या होता है, 589 नैनोमीटर। या अगर मरकरी लाइट है तो इसका नैनो वेवलेंथ कितना होता है, 546.1 नैनोमीटर। अच्छा, दूसरे के बाद फिर आते इसके बाद आते हैं निकल प्रिज्म की तरफ आते हैं, क्योंकि वो लाइट सोर्स से जो लाइट एमिट हो गया ये आकर इस निकल प्रिज्म पर पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइट सोर्स था जिससे लाइट एमिट हो गया आकर इस निकल प्रिज्म पर जो कि ये पड़ता है। सो इस निकल प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सो पहला जो इम्पोर्टेंट था वो था लाइट सोर्स। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है वो है निकल प्रिज्म। यहाँ पर मैंने फोर क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं। सो अब निकल प्रिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह का प्रिज्म होता है, इसका क्या काम होता है। ठीक है। So nickel prism is a specially cut crystal of calcite or transparent calcium carbonate। एक निकल प्रिज्म क्या होता है, ये एक स्पेशली कट क्रिस्टल होता है कैल्साइट का या ट्रांसपेरेंट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। यानी कैल्साइट का होता है या कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसका एक क्रिस्टल होता है। दिस निकल प्रिज्म इज एक्ट्स एज पोलराइजर। यहाँ पर ये जो निकल प्रिज्म है ये एज अ पोलराइज़र के तौर पर काम करता है। इट एक्ट्स एज अ पोलराइज़र एंड कन्वर्ट लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये एक आम लाइट को जो कि है ये कन्वर्ट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। निकल प्रिज्म क्या होता है कि ये निकल प्रिज्म जो कि है इट एक्ट्स एज अ पोलराइज़र और ये लाइट को कन्वर्ट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज द लाइट दैट वाइब्रेट्स इन वन प्लेन ओनली। और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कौन सा होता है, जो वाइब्रेट होता है इन वन प्लेन ओनली। यानी एक ही प्लेन में ये
वाइब्रेट होता है। यहाँ पर जो प्रिज्म है, जो निकल प्रिज्म है, ये एज अ पोलराइज़र के तौर पर काम करता है। और ये जो लाइट इस पर आता है और जब लाइट इससे पास होता है तो ये लाइट को एक वन प्लेन में कन्वर्ट करता है, जिसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसको कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट जो कि है ये एक ग्लास ट्यूब से पास होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ग्लास ट्यूब जो कि है शो किया आप लोगों को। नंबर 5 जो कि आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ट्यूब में ये सोल्यूशन हमने पढ़ा होता है, सब्सटेंस का सोल्यूशन होता है, और इससे ये प्लेन पोलराइज लाइट जो कि ये पास होता है। ग्लास ट्यूब जो कि हैं नाउ दिस प्लेन पोलराइज्ड light is passed through a solution of the chemical substance contained in a glass tube। यानी ग्लास ट्यूब के अंदर जिस केमिकल सब्सटेंस का सलूशन पड़ा हुआ है, तो उस सलूशन से ये लाइट पास होगा। कौन सा लाइट? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि है पास होगा। फिर क्या होगा द कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखें कि ग्लास ट्यूब में जो सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है, जो केमिकल सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, इसका जो कंसंट्रेशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें पहले ही से नॉन होंगे, मालूम होंगे। यानी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन और ट्यूब का जो लेंथ होता है, ये दोनों हमें पहले ही से नॉन होते हैं। कंसंट्रेशन को मोस्टली हम लेते हैं ग्राम पर एमएल, हम लेते हैं ग्राम पर एमएल यूनिट, यानी किस यूनिट में हम इसको लेते हैं, कंसंट्रेशन को ग्राम पर एमएल। और जो लेंथ होता है ट्यूब का लेंथ, ये डेसीमीटर में हम लेते हैं, डेसीमीटर में हम लेते हैं। और कंसंट्रेशन जो के हैं ग्राम पर एमएल, यानी मिलीलीटर हम लेते हैं। ग्लास ट्यूब होगा। यहाँ पर एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब होता है, जिसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस की हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, उसका सलूशन इसमें पड़ा होता है। लेकिन ट्यूब का जो लेंथ है, ट्यूब का लेंथ फॉर एग्जांपल इसका कितना लेंथ है, ये हमें नॉन होगा, मालूम होगा, और इसको हम डेसीमीटर में लेते हैं। और ट्यूब के अंदर जो सलूशन पड़ा हुआ है या जो केमिकल सब्सटेंस है, इसकी कंसंट्रेशन भी हमें मालूम होगी पहले ही से, और वो कंसंट्रेशन हम ग्राम पर एमएल लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड प्रिज्म आता है, नंबर 4 जो कि है सेकंड प्रिज्म आता है। यहाँ पर आप देखें जो प्रिंसिपल मैंने ड्रा किया था नंबर 6 में, यहाँ पर सेकंड निकल प्रिज्म है, जो एनालाइज़र के तौर पर यहाँ पर काम करता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या है। आफ्टर पासिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू ट्यूब, जब हम ट्यूब से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, इट विल देन passes थ्रू another निकल प्रिज्म, ये पेयर एक another निकल प्रिज्म से ये पेयर पास होगा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि है ये दूसरे निकल प्रिज्म से पास होगा। बट दिस टाइम will द निकल प्रिज्म विल एक्ट्स एज एन एनालाइजर, लेकिन इस बार जो निकल प्रिज्म है ये एज अ एनालाइजर के तौर पर काम करेगा। पहला जो निकल प्रिज्म था वो पोलराइज़र के तौर पर यूज़ हुआ था। अब ये जो सेकंड प्रिज्म है ये एनालाइज़र के तौर पर यूज़ होता है। मीन्स डेट इट विल रोटेटेड, एनालाइजर का क्या मतलब है कि इट विल रोटेटेड इन दिस प्रिज्म विल रोटेटेड टू फाइंड आउट, ये प्रिज्म जो कि ये रोटेट हो जाएगा, और इसकी रोटेशन से हमें क्या मालूम होगी, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइट टू राइट और लेफ्ट। इससे हमें जो लाइट की रोटेशन है वो डिग्री मालूम होगी। लाइट की रोटेशन हम किस यूनिट में लेते हैं, डिग्री में हम लेते हैं, डिग्री में। यानी अगर वो राइट की तरफ रोटेट होता है या लेफ़्ट की तरफ रोटेट होता है,
तो कितनी डिग्री से ये राइट या लेफ़्ट की तरफ रोटेट हो गया, ये हमें पॉइंट आउट करता है। ये जो एनालाइज़र है, ये जो निकल प्रिज्म है, ये हमें पॉइंट आउट करता है। अब यहाँ पर यहाँ तक जो कि हैं ये तो पोलरीमीटर की बात हो गई कि पोलरीमीटर जो कि है क्या काम करता है कि जो लाइट की रोटेशन होती है राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ, वो हम मेजरमेंट करते हैं इसकी थ्रू पोलरीमीटर के ज़रिए से। पोलरीमीटर किस तरह या किस प्रिंसिपल काम करता है ये भी हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक है बात है जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और वो है स्पेसिफिक रोटेशन का, कि स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। सो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज, स्पेसिफिक रोटेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, द रोटेशन एंड डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस per ml of the solvent in a tube of 1 decimeter in length। स्पेसिफिक रोटेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं। द रोटेशन एंड डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस पर एम एल, यानी पर एम एल जो के हैं, पर एम एल जो सब्सटेंस हमने लिया है ग्राम में, तो पर एम एल 1 ग्राम जो सब्सटेंस होता है उसकी जो रोटेशन होती है एंड डिग्री में, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट इन अ ट्यूब, जो हमने ट्यूब में लिया है, ट्यूब में ऑफ, और वो ट्यूब कितना लेंथ होगा उसका, 1 डेसीमीटर लेंथ होगा, यानी DMDC में हम इसकी लेंथ लेंगे। यानी इसकी आसान अल्फाज में इसकी डिफिनीशन का मतलब ये है कि अगर वो ट्यूब जो के हैं, यानी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये जो ट्यूब हमने लिया था, इस ट्यूब का अगर जो लेंथ होता है, अगर ये 1 डेसीमीटर है, DM 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर जो ट्यूब है लेंथ में, इसके अंदर जो सोल्यूशन हमने लिया है, सोल्यूशन जो सॉल्वेंट हमने लिया है उसके अंदर जो कि केमिकल सब्सटेंस है, तो वो पर ml जो है 1 ग्राम होगा। पर ml 1 ग्राम सोल्यूशन का जो हमने ट्यूब में लिया है, 1 डेसीमीटर लेंथ में जो ट्यूब हमने लिया है, तो इसका जो रोटेशन है इन डिग्री में, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, इसको कहते हैं। सो अगेन आई डिफाइन द स्पेसिफिक रोटेशन, द रोटेशन एंड डिग्री ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस पर ml ऑफ द सॉल्वेंट इन अ ट्यूब ऑफ 1 डेसीमीटर इन लेंथ, यानी जो सोल्यूशन या जो सब्सटेंस लिया है इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 ग्राम होगा पर ml, और जो ट्यूब लिया है तो इसका लेंथ क्या होगा, 1 डेसीमीटर लेंथ होगा। तो इससे जो रोटेशन मिल जाती है, कितनी डिग्री में मिल जाती है, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन में क्या होता है कि 1 डेसीमीटर लेंथ में जो हम ट्यूब लेते हैं, और इस ट्यूब के अंदर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 ग्राम पर ml होगा। तो इसकी जो रोटेशन जो डिग्रीज में हमें हासिल होती है, कितनी डिग्री में इसकी रोटेशन होती है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन, इसको कहते हैं। So, specific rotation can be calculated by the following फार्मूला। और अब स्पेसिफिक रोटेशन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो ये नीचे एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है, जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक रोटेशन को पॉइंट आउट करते हैं, मालूम करते हैं कि कितना डिग्री लाइट रोटेट होता है, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला है जो जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन की। So alpha T lambda is equal to alpha ops divided by L into C। अब यहाँ पर अल्फ़ा टी लेमडा जो कि है, ये पूरा जो टर्म है, ये स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो कि हैं, अल्फ़ा जो कि है लाइट को रिप्रेजेंट करता है, टी टेम्परेचर को,
मोस्टली हम डिफरेंट टेम्परेचर रखते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह टेम्परेचर रखते हैं। और ये लेमडा जो कि हैं ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ जो कि हैं इसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमने कहा कि दो किस्म के वो होते हैं लाइट हम यूज़ करते हैं। सो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, टी टेम्परेचर है, अल्फ़ा जो कि है ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है। सो और ये पूरा टर्म जो कि अल्फ़ा टी लेमडा, ये पूरा जो कि है ये स्पेसिफिक रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन स्पेसिफिक रोटेशन, इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओप्स। ओप्स जो कि है ये ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व रोटेशन है डिग्री में, जो यहाँ से अगर आपको पता हो एक बार पेन में शो करता हूँ कि यहाँ से हम देखते हैं चूँकि लेंस पड़ा होता है कि यहाँ से हम रोटेशन कितनी डिग्री में रोटेशन हुआ है ये हम यहाँ से देखते हैं और इसको मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने कितना डिग्री रोटेशन ऑब्जर्व किया, तो ये वो ऑब्जर्व रोटेशन है, ऑब्जर्व रोटेशन एंड डिग्री डिवाइडेड बाय एल। एल जो कि है लेंथ ऑफ द ट्यूब है, एंड डेसीमीटर, ये याद रखना है कि हम कौन से यूनिट में लेंगे लेंथ, डेसीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय सी। सी जो कि है ये कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस है इन ग्राम पर एम एल। सो ये वो इक्वेशन है जब हमें इन सारी चीज़ों का पता हो, जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है डिग्री में वो हम पोलरीमीटर से हम मालूम करेंगे कि कितना और डिग्री जो कि ये ऑब्जर्व, फॉर एग्जांपल 90 है, 40 है, 45 है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाई सी, इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे और फिर हम डिवाइड करेंगे यानी ऑब्जर्व रोटेशन को इस पर डिवाइड करेंगे। सो एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब है डेसीमीटर में, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होता है उसकी कंसंट्रेशन है ग्राम पर एमएल में। सो इस इक्वेशन से जो कि है हमें स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगा कि स्पेसिफिक रोटेशन उस सॉल्यूशन का या उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक रोटेशन किया है। तो इस इक्वेशन से हम मेजर करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। सो यहाँ तक जो कि है क्या हो गया, जो हमारा पहला टॉपिक था स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इन शुगर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड पढ़ेंगे कि कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है। तो ये हमने डिस्कस किया। अभी आप लोगों के ज़हन में थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है, एक कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम सेकंड नंबर टॉपिक जो है चूँकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया, अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स में या शुगर्स में। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सेकंड जो टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड मोनोसेकेराइड्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स या मोनोसेकेराइड में। ड्यू टू द प्रेजेंस due to the presence of asymmetric carbon atoms and the molecules of sugars, चूँकि शुगर के मालिक्यूल में हमारे साथ जो एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होते हैं, तो इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम की मौजूदगी की वजह से द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन पास्ड थ्रू देयर सोल्यूशन, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि हैं इसकी सोल्यूशन से पास होता है, यानी इस शुगर की सोल्यूशन से या जो सोल्यूशन में हमने कार्बोहाइड्रेट या शुगर या जो मोनोसेकेराइड्स लिया है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया है, गैलेक्टोज लिया है, कोई भी शुगर सोल्यूशन है जो हमने लिया है, तो जब वो प्लेन पोलराइज लाइट, अब प्लेन पोलराइज लाइट आपको कंसेप्ट आपको पता मतलब चल गया कि प्लेन पोलराइज लाइट कैसे कहते हैं, इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले किया, ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने पहले पढ़ा। अब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो अब ये सारे टर्मिनोलॉजी जब यहाँ पर यूज़ होते हैं तो इसका कंसेप्ट आप लोगों को पहले ही से पता चल चुका है, तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर आसानी होगी। सो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये जब इस कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड्स की सोल्यूशन से जब पास होता है, दैट इट विल बी रोटेटेड इधर टू द लेफ्ट और राइट, तो ये या लेफ्ट या राइट की तरफ जो कि है रोटेट हो जाएगा। अब अगर ये लेफ़्ट की तरफ रोटेट होता है तो इसको ल्यू रोटेटरी कहते हैं, यानी हम कहेंगे कि वो शुगर या वो मोनोसेकेराइड्स क्या है, वो ल्यू रोटेटरी है,
ल्यू रोटेटरी का क्या मतलब है कि जब एक प्लेन पोलराइज लाइट हम उस शुगर से पास होने देते हैं तो वो लेफ्ट की तरफ लाइट को रोटेट करेगा। और ल्यू रोटेटरी को हम स्मॉल एल या माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये पहले भी हमने पढ़ा था। अगर इस सोल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट जब पास होता है और ये रोटेट होता है राइट की तरफ, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो शुगर है या जो मोनोसेकेराइड्स है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसका क्या मतलब है कि यानी हम ग्लूकोज से जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करते हैं तो फिर ये राइट की तरफ लाइट को रोटेट करेगा। तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल डी से या प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे साथ होता है सॉल्यूशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का सॉल्यूशन पड़ा होता है, और इसको हम इससे हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करते तो इससे वो लाइट जो कि है या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगा। तो अगर इस सोल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट पास होने के बाद अगर लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट होता है तो इसको ल्यू रोटेटरी कहते हैं। अगर ये राइट की तरफ रोटेट तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन या वो शुगर क्या है वो ल्यू रोटेटरी है। या अगर राइट की तरफ हो तो हम कहेंगे कि वो शुगर जो कि है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सो एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम एग्जांपल्स लेंगे कि क्या एग्जांपल्स है इसके। सो फॉर एग्जांपल हम पहला एग्जांपल लेते हैं ग्लाइसिरल्डिहाइड की। तो हमने पहली एनेंशियोमर्स प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पढ़ा था कि एनेंशियोमर्स क्या होता है, ठीक है ना। सो चूंकि हमारे साथ ग्लाइसिरल्डिहाइड के दो एनेंशियोमर्स पाए जाते हैं, एक डी ग्लाइसिरल्डिहाइड और दूसरा एल ग्लाइसिरल्डिहाइड, यानी दो एनेंशियोमर्स इसके हैं ग्लाइसिरल्डिहाइड के, एक डी ग्लाइसिरल्डिहाइड और एक एल ग्लाइसिरल्डिहाइड। ये चूंकि हमारे साथ स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लाइसिरल्डिहाइड का, तो इसमें 1 2 3 इन 3 कार्बन है। तो डी ग्लाइसिरल्डिहाइड में क्या होता है, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें कार्बन नंबर 2 जो कि एसिमेट्रिक कार्बन है, ग्लाइसिरल्डिहाइड के अंदर ये एक ही एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इस कार्बन के साथ ओ एच जो कि है राइट साइड पर अटैच होता है। डी ग्लाइसिरल्डिहाइड में एसिमेट्रिक कार्बन जो ग्लाइसिरल्डिहाइड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है जो कार्बन नंबर 2 है, तो इसके साथ ओ एच राइट साइड पर अटैच होता है। जबकि एल ग्लाइसिरल्डिहाइड में ये ओ एच जो कि है ये लेफ्ट साइड में अटैच होता है, लेफ्ट साइड की तरफ अटैच होता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। अगर आप बाकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसका बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एल डी ग्लाइसिरल्डिहाइड में ओ एच जो कि है ये कार्बन नंबर 2 जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसके राइट की तरफ होता है। ये ओ एच आप देख रहे हो कि ये राइट साइड की तरफ है। एल ग्लाइसिरल्डिहाइड में ये ओ एच जो कि है ये लेफ्ट साइड की तरफ होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इस डी ग्लाइसिरल्डिहाइड का भी और इस एल का भी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या है, या जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो है +140 डिग्री। यही मतलब ये कि डी ग्लाइसिरल्डिहाइड चूंकि इसके साथ प्लस साइन लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है। आगे अगर हम डी ग्लाइसिरल्डिहाइड का हम सोल्यूशन ले लें और इससे एक प्लेन पोलराइज लाइट को पास होने दें तो फिर क्या होगा, वो लाइट जो कि है राइट की तरफ रोटेट हो जाएगा। और वो क्या कहे, हम इसको फिर क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डी ग्लाइसिरल्डिहाइड ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए इसके साथ हमने यहाँ पर प्लस निशान लगाया 140 डिग्री, यानी राइट की तरफ तो रोटेट हो गया लेकिन कितने डिग्री से, 140 डिग्री से। सो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, +140 है। इस तरह एल ग्लाइसिरल्डिहाइड जो कि है इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, -140 है। माइनस क्या शो करता है कि ये ल्यू रोटेटरी है, यानी ये लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया। सो एल ग्लाइसिरल्डिहाइड ये ल्यू रोटेटरी है और डी ग्लाइसिरल्डिहाइड जो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दोनों का वैल्यू सेम है, 140 डिग्री है, यानी डिग्री जो कि दोनों का सेम है। सिर्फ क्या डिफरेंट है, जो रोटेशन है वो डिफरेंट है, एक राइट की तरफ है और दूसरा लेफ्ट की तरफ है। सिर्फ जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ये डिफरेंट है। इसलिए याद रखें जो डी शुगर्स है और एल शुगर्स है इनके तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगे, ठीक है ना।
इवन जो डिग्री है, वैल्यू ऑफ जो डिग्री है ये भी सेम होंगे, दोनों का 140 है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट होगा, इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है लाइट का वो डिफरेंट होगा। जिस तरह डी ग्लाइसिलडिहाइड में ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी ये राइट की तरफ रोटेट होगा, और एल ग्लाइसिलडिहाइड में ल्यू रोटेटरी है, यानी ये लेफ्ट की तरफ रोटेट होता है। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं। अच्छा, all physical and chemical properties are same of D and L sugars except the rotation direction of polarized light। यानी जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि डी और एल शुगर्स के जो जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ये सारे सेम होंगे, सिवाय डायरेक्शन ऑफ लाइट की। यानी जो लाइट और रोटेशन डायरेक्शन है ये डिफरेंट होगा। although the specific rotation value will be same for both। यानी यहाँ तक कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन जो वैल्यू है, स्पेसिफिक रोटेशन का जो वैल्यू है ये भी सेम होगा फॉर बोथ। यानी डी और एल शुगर्स दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन जो वैल्यू है ये भी सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन है ये डिफरेंट होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट होगा। जिस तरह मैंने ग्लाइसिलडिहाइड में डी और एल ग्लाइसिलडिहाइड में एग्जांपल में मैंने आप लोगों को समझाया। आप यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का। द अनदर एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स एज ग्लूकोज। जिस तरह इनिशियोमर्स हमने पढ़े, दो इनिशियोमर्स ग्लाइसिलडिहाइड पहला एग्जांपल हमने पढ़ा, अब दूसरा एग्जांपल हम ग्लूकोज पढ़ेंगे। चूंकि ग्लूकोज के भी दो इनिशियोमर्स है, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, डी एंड एल ग्लूकोज। अब ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स है, यानी पहले भी मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को किया था। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर, ये कार्बन नंबर 5 हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है जो कार्बोनाइल ग्रुप से फारदेस्ट है, दूर है। सो इसमें ये ओ एच राइट साइड पर है, ओ एच है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डी ग्लूकोज है। अगर इस कार्बन नंबर 5 पर जो एसिमेट्रिक कार्बन है इसमें ओ एच लेफ्ट साइड पर हो, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन नंबर 5 है और इस पर ओ एच जो कि है ये लेफ्ट साइड पर है। ठीक है। तो ये एल ग्लूकोज हो गया, ये डी ग्लूकोज हो गया, ये एल ग्लूकोज हो गया। इस पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि एल और डी ग्लूकोज इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। अब इस डी ग्लूकोज का जो लाइट रोटेशन है इसका वैल्यू क्या है, 52.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल ग्लूकोज का भी 52.7 डिग्री है। दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ फर्क इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है कि डी ग्लूकोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी इससे जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट को जो कि है राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और इसको हम इसके साथ हमने प्लस साइन लगाया है, प्लस 52.7 डिग्री। और चूंकि एल ग्लूकोज ये ल्यू रोटेटरी है, यानी जब इसकी सोल्यूशन से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट को, उस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इसलिए हमने इसके साथ माइनस साइन लगाया है, यानी -52.7 डिग्री। तो इन दोनों का वैल्यू सेम है, सिर्फ लाइट की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, और एल ग्लूकोज ल्यू रोटेटरी है, लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डी और एल शुगर्स की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगे, इवन स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू जो कि है ये भी सेम होगा। स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू यहाँ पर भी 52.7 है, यहाँ पर भी 52.7 है, यानी स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू भी सेम होगा। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट का जो डायरेक्शन है ये डिफरेंट होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि है हमने पढ़ा, पहले हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ा, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, फिर मोनोसैकेराइड में या शुगर्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। दो किस्म के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड ल्यू रोटेटरी, और ये डिपेंड करता है लाइट की रोटेशन पर
कि जब हम इसकी सोल्यूशन से लाइट जो कि है ये पास करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को इससे पास करते हैं, तो ये लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। सो इसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया जिसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा लीव रोटेटरी जो लेफ्ट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है और जिसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये दो जो कि हैं हमारे साथ टॉपिक हो गए, लेकिन यहाँ पर हम एक नोट पढ़ते हैं कि इसमें कुछ इस तरह के केसेस भी आते हैं कि जिसको बारे में आपको ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कौन कौन से केसेस इसमें आते हैं। नोट, यहाँ पर मैंने इसको अलग नोट दिया। नोट, प्लेन पोलराइज लाइट जो कि हैं विल बी neither rotated to right nor to left। बाज़ वक़्त इस तरह के सॉल्यूशंस भी होते हैं, इस तरह के सब्सटेंसेस भी होते हैं जिससे जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो ये ना तो राइट की तरफ रोटेट होता है और ना लेफ्ट की तरफ रोटेट होता है, यानी लाइट रोटेशन नहीं करता है ना राइट की तरफ ना लेफ्ट की तरफ। अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, लेकिन कुछ खास कंडीशन है जिसमें ये अकर होता है। जनरली तो हम कहते हैं कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी सोल्यूशन सब्सटेंस की सोल्यूशन से जब हम पास करते हैं तो ये लाइट को जो कि है राइट या लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन यहाँ पर जो कि कुछ इस तरह की कंडीशंस है जिसमें क्या होता है कि अगर हम इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सब्सटेंस या किसी सोल्यूशन से पास करते हैं तो ये ना तो राइट की तरफ ये रोटेट होगा ना तो ये लेफ्ट की तरफ रोटेट होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट विल बी नेदर रोटेटेड टू राइट नॉर टू लेफ्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। और वो कंडीशंस कौन कौन से है। नंबर फर्स्ट, कौन सा कंडीशन है जिसमें लाइट जो कि है ना लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ रोटेट होगा। सो पहला नंबर कंडीशन कौन सा है। इफ़ अ कंपाउंड डज नॉट पोजेस इन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं हो तो उस कंपाउंड जो कि है वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। अगर हमने एक ऐसे कंपाउंड का सोल्यूशन लिया है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम ही नहीं है तो फिर वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। मतलब लाइट रोटेशन के लिए चाहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या ल्यू रोटेटरी, इसके लिए ज़रूरी है कि जिस कंपाउंड या जिस सब्सटेंस का सोल्यूशन हमने लिया है वो कंपाउंड जो कि है या वो सब्सटेंस जो कि इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद हो, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन एटम की वजह से ये लाइट को रोटेट करता है। अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम ही नहीं है तो फिर वो लाइट रोटेशन भी नहीं होगी। सो दूसरा केस कौन सा है। नंबर टू, if solution contains equal amount of dextrorotatory and lew rotatory isomers, या फॉर एग्जांपल हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया है जिसमें क्या होता है कि जिसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ल्यू रोटेटरी जो कि हैं आइसोमर्स हैं ये दोनों इक्वल अमाउंट्स में हैं, इक्वल अमाउंट्स में हैं। Again, I repeat, if solution contains equal amount of dextrorotatory and lew rotatory isomers, यानी जो solution हमने लिया है तो उसमें इक्वल अमाउंट्स ऑफ डेक्स रोटेटरी और ल्यू रोटेटरी जो आइसोमर्स है ये इक्वल अमाउंट में हमने लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्लूकोज लिया है सोल्यूशन में और ग्लूकोज का जो डेक्स रोटेटरी है और जो ल्यू रोटेटरी है दोनों ग्लूकोज हमने लिए है एक ही सोल्यूशन के अंदर और दोनों का जो कंसंट्रेशन या जो अमाउंट है ये सेम है, तो फिर क्या होगा। सो इन दिस केस ऑप्टिकल रोटेशन बाय टू आइसोमर्स बीइंग इक्वल, चूँकि राइट वाला राइट की तरफ लाइट को रोटेट करता है और ल्यू रोटेटरी जो कि है वो लेफ्ट की तरफ लाइट को रोटेट करता है, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है जो लाइट का रोटेशन है इन दोनों आइसोमर्स की वजह से तो ये इक्वल होगा, ठीक है। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, चूंकि दोनों का रोटेशन सेम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सो द रिजल्ट विल बी नो नेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि एक जो कि है वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है और दूसरा जो कि है वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, यानी वो रोटेशन जो कि है डिफरेंट डायरेक्शन में होता है लेकिन इक्वल रोटेशन होता है, ठीक है ना।
इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट, यानी एक ही सोल्यूशन के अंदर ये दोनों मौजूद है, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ। सो ये एक दोनों को ये एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल करता है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को। सो नेट जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, नेट रोटेशन नहीं होता है। सो द रिज़ल्ट विल बी नो नेट रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो पहले केसेस में हमने क्या पढ़ा, क्या अगर एक इस तरह का कंपाउंड हम लेते हैं जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर ज़ीरो होगी। दूसरा एक ऐसा केस जिसमें सोल्यूशन में हम ऐसे दो आइसोमर लेते हैं जिसमें एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और दूसरा ल्यू रोटेटरी होता है, और ये दोनों हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं, यानी कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, तो इस दौरान भी जो नेट रोटेशन होता है वो ज़ीरो होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी इस तरह के सोल्यूशन में ज़ीरो होगा, क्योंकि डेक्स्ट्रो और ल्यू रोटेटरी जब हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं एक ही सोल्यूशन के अंदर तो दोनों का रोटेशन होता है, एक लेफ्ट की तरफ दूसरा राइट की तरफ, लेकिन चूंकि इक्वल अमाउंट ऑफ रोटेशन करता है या इसकी जो वो होती है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है। सो नेट रोटेशन हमारे साथ क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी तरह इस तरह की मिक्सचर को, ये जो केस नंबर 2 हमने पढ़ा जिसमें हम ऐसे सोल्यूशन लेते हैं जिसमें दो आइसोमर्स यानी डेक्स्ट्रो और ल्यू रोटेटरी जो आइसोमर्स हम लेते हैं इक्वल अमाउंट में और जिसका नेट रोटेशन ज़ीरो आता है, तो इस किस्म के मिक्सचर को या सोल्यूशन को कहते हैं रिसिमिक मिक्सचर, इसको कहते हैं। सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड रिसिमिक मिक्सचर, इसको कहते हैं। अब केस नंबर 3 में क्या है, थर्ड केस हम पढ़ते हैं। Compounds called mesocompounds contains asymmetric carbon atoms, but one half of such compounds contains part which rotate light to the right and second half rotate light to the left. अब तीसरा ऐसे कंपाउंड हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड स्टडी करते हैं, हमारे साथ ऐसे कंपाउंड भी है जिसको कहते हैं मीज़ो कंपाउंड, इसको कहते हैं। सो मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, दिस मीज़ो कंपाउंड कंटेन्स एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होता है, लेकिन क्या होता है कि इस एक ही कंपाउंड के अंदर इसका जो कंपाउंड का जो वन हाफ होता है यानी इसका आधा हिस्सा जो कि है वो क्या होता है, अब सच कंपाउंड कंटेन्स पार्ट, वो ऐसा पार्ट होता है विच रोटेट लाइट टू द राइट, वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है, और इसका जो सेकंड हाफ है एंड सेकंड हाफ रोटेट लाइट टू दी लेफ्ट, यानी मीज़ो कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन इस ये कंपाउंड दो हाफ्स में डिवाइड होता है, इसके दो हाफ्स होते हैं, इसका एक हाफ जो कि है ये लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है और इसी कंपाउंड के अंदर इसका जो दूसरा हाफ होता है वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, एक हाफ इसको लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है और इस कंपाउंड का जो सेकंड हाफ होता है वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, और ये दोनों इक्वल मोड में होते हैं, सो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और नेट जो रोटेशन है वो हमारे साथ ज़ीरो आता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरनल कंपेंसेशन, इस फिनोमेना को एक मीज़ो कंपाउंड्स के अंदर ये जो फिनोमेना होता है कि इसका एक हाफ जो कि है वन हाफ जो कि ये लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता है और इसका जो सेकंड हाफ होता है वो लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। सो इस फिनोमेना को कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरनल कंपेंसेशन, इसको कहते हैं। अब इंटरनल कंपेंसेशन को किस तरह डिफाइन करते हैं, विच कैन बी डिफाइंड एज when the effect of one half of the molecule is neutralized by other half, as a result the molecule become optically inactive, is called internal compensation। जब इस तरह का केस आता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो वन हाफ होता है इसका जो इफेक्ट होता है इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है दूसरे हाफ के रिजल्ट की वजह से, यानी मॉलिक्यूल का जो दूसरा हाफ होता है इसकी रिजल्ट की वजह से, और एज अ रिजल्ट ये मालिक्यूल या ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन, इसको कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं,
ये जो थर्ड केस है, पहला और दूसरा जो कंडीशन था ये इजी था, आप लोगों को जो कि समझ में आया होगा। लेकिन ये जो तीसरा कंडीशन है जिसमें मीज़ो कंपाउंड हमने डिस्कस किए, जिसमें कंपाउंड का वन हाफ लाइट को राइट की तरफ और दूसरा हाफ लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है, जिसकी वजह से नेट रोटेशन जो कि है वो ज़ीरो होता है। और इस फिनोमिना को, इसके अंदर ये जो फिनोमिना होती है इसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। ये हमने इसकी डिफिनीशन भी की। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ मीज़ो कंपाउंड, ये जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ा, एग्जांपल्स ऑफ मीज़ो कंपाउंड, इसमें मीज़ो टार्टारिक एसिड है। टार्टारिक एसिड जो कि है इसके तीन फॉर्म्स है, एक एल डी टार्टारिक एसिड, इस तरह एल टार्टारिक एसिड, और एक इसका मीज़ो टार्टारिक एसिड है। सो मीज़ो टार्ट, ये तीनों केसेस हम पढ़ते, तीनों एग्जांपल। अब ये आप देखिए यहाँ पर, ये डी टार्टारिक एसिड है। टार्टारिक एसिड में 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 और 4 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH। यहाँ पर भी आप देख सकते हो COOH ग्रुप है, 1 पर भी COOH ग्रुप है और 4 पर भी। अब 2 और 3 कार्बन जो के है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, 2 भी एसिमेट्रिक कार्बन है और 3 भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। सो दोनों पर यानी टार्टारिक एसिड के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद है, ठीक है। यानी ये डी है। अब क्योंकि 2 और 3 पर आप देखें, अगर हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ले लें तो ये कार्बन, कार्बन नंबर 3 जो के हैं ये इससे फारदेस्ट है, तो इसमें OH जो कि ये राइट साइड पर है। एल टार्टारिक एसिड यहाँ पर आप देखें तो इस कार्बन नंबर 3 में जो कि ये लेफ्ट साइड पर है OH ग्रुप, ये एल टार्टारिक एसिड हो गया, ठीक है। अब ये मीज़ो टार्टारिक एसिड है। अब मीज़ो टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि दोनों OH ग्रुप जो कि हैं ये राइट की तरफ होते हैं, दोनों OH। अब ये OH भी कार्बन नंबर 2 पर जो OH है ये भी राइट की तरफ है, और कार्बन नंबर 3 पर जो OH ग्रुप ये भी राइट की तरफ है, दोनों OH ग्रुप राइट की तरफ होते हैं। अब इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें तो इसके दो हाफ बनते हैं, ये COOH कार्बन और इस कार्बन के साथ OH और H, ये एक हाफ हो गया। यही ग्रुप, अब देखो COOH दूसरा कार्बन, इसके साथ OH और H, यानी इस कार्बन को अगर आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके दो हाफ बन सकते हैं, ठीक है। ये वन हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया। अब इसमें एक हाफ जो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और दूसरा ल्यू रोटेटरी होता है, और इक्वल अमाउंट में लाइट को जो कि है, या इक्वल डिग्री से लाइट को जो कि है रोटेट करते हैं। सो इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और जो हमारे साथ नेट रोटेशन होता है वो ज़ीरो होता है, यानी हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये मीज़ो कंपाउंड्स का एक एग्जांपल हो गया मीज़ो टार्टारिक एसिड, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे साथ कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसका एक हाफ लाइट को जो कि है राइट की तरफ, और दूसरा हाफ जो कि है ये लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, और ये दोनों रोटेशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। सो नेट रोटेशन हमारे साथ ज़ीरो होगा, या हम कहते हैं कि जो मीज़ो कंपाउंड्स है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। इसको इंटरनल कंपेंसेशन कहते हैं, जो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, एक राइट की तरफ दूसरा लेफ्ट की तरफ रोटेट होता है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और नेट एक्टिविटी हमारे साथ जीरो होती है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। तो ये मीज़ो कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल हो गया, टार्टारिक एसिड हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। सो ये हमारे साथ टॉपिक था ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और मोनोसैकेराइड शुगर्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह होता है, ये हमने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। सो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जिसमें हम शुगर्स या जो ग्लूकोज है उसके आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू।